गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर्स नर्स एंड डॉक्टर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पार्ट सेकेंड किया था और आज पार्ट थर्ड करेंगे, जिसमें पार्ट सेकेंड एंड फर्स्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था, है ना। आज की क्लास में हम लोग नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और अपने कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए, एलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करते हुए अपने करेक्ट आंसर तक पहुँचेंगे। कॉमन सेंस का मतलब होता है कि आपने जो चीज़ें पढ़ रखी हैं, है ना, इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग या इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास जो भी नॉलेज है उसको यूज़ करते हुए, ठीक है। कॉमन सेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने इसको बिल्कुल पढ़ा नहीं है इस टॉपिक का, फिर भी आप कॉमन सेंस लगाइए तो आपका आंसर करेक्ट नहीं हो सकता, है ना। लेकिन आपके पास गिवन क्वेश्चंस में रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आप करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेंस ऑफ स्मेल इज प्रिसीव्ड बाई। सेंस ऑफ स्मेल, है ना, जो स्मेल के लिए सेंसेशन आता है उसके लिए इनमें से कौन सा लोब रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑल्फैक्टरी लोब या फिर पेराइटल लोब। तो देखिए हमारे ब्रेन का जो 4 ब्रेन है ना, 4 ब्रेन, या आप कह सकते हैं जो हमारा ब्रेन है इसमें 4 लोब प्रेजेंट हैं, ठीक है। सपोज करिए ये हमारा ब्रेन है और इसमें 4 लोब्स प्रेजेंट हैं। तो जो ये आगे की तरफ प्रेजेंट होता है जिसे हम फोर हेड कहते हैं, तो इस साइड जो हमारा लोब प्रेजेंट है इसे हम फ्रंटल लोब कहते हैं। और हमारे ईयर के साइड में जो लोब प्रेजेंट है इसको हम टेम्पोरल लोब कहते हैं। और जो ये पीछे की तरफ जहाँ से हमारा मेड्यूला निकला हुआ है ना, जहाँ पर हमारी फर्स्ट एटलस वर्टिब्री अटैच है, इस वाले एरिया को हम ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। एंड जो ये बीच में है इसको हम पेराइटल लोब कहते हैं। और ये पेराइटल लोब 2 होते हैं। पेराइटल लोब, जो पेराइटल लोब है ये आपके 2 होते हैं और जो आपका टेम्पोरल लोब है ये भी 2 होते हैं। ऑक्सीपिटल लोब 1 होता है और आपका फ्रंटल लोब जो है, फ्रंटल लोब, ये 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 5 लोब्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में। और इन लोब्स में अलग अलग एरियाज़ प्रेजेंट होते हैं, जैसे विज़न के लिए विजुअल एरिया, सेंस के लिए ऑल्फैक्टरी एरिया, हियरिंग के लिए ऑडिटरी एरिया, ठीक है, बोर्निक्स एरिया, ब्रोकर्स एरिया, जिनका हमने प्रीवियस क्लास में जिक्र किया था। यहाँ पर आपसे सेंस ऑफ स्मेल के लिए पूछा गया है, तो सेंस ऑफ स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? ऑल्फैक्टरी लोब या ऑल्फैक्टरी एरिया। अब आप बताएंगे जो ऑल्फैक्टरी एरिया या ऑल्फैक्टरी लोब है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये हमारे टेम्पोरल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ पर? टेम्पोरल में। जो ऑल्फैक्टरी एरिया है ये स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीपिटल लोब, ये हमारे विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विज़न, है ना। टेम्पोरल लोब में कई सारी एरियाज़ प्रेजेंट हैं, जैसे ये हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ साथ ये आपका गस्टेटरी एरिया है, यहीं पर ये सारे हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? दैट इज़ ऑल्फैक्टरी लोब या ऑल्फैक्टरी, जो आपका ऑल्फैक्टरी एरिया है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? अगर हम क्रेनियल नर्व्स की बात करें इन मैमल्स
या इन ह्यूमन, है ना। तो ह्यूमन में जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये 12 पेयर्स होती हैं, 12 पेयर्स, जिनमें 3 टाइप्स की क्रेनियल नर्व होती हैं। सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व मीन्स जिनके फंक्शन सेंसरी नर्व के भी हों और मोटर नर्व के भी हों, ठीक है। तो सेंसरी नर्व हमारे पास कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, सेकेंड एंड 8, ये हमारी सेंसरी नर्व हैं। एंड अगर हम मिक्स्ड नर्व की बात करें तो ये हमारी 5th है, 7th है, 9th है एंड 10th है। और इसके बाद जो रेस्ट ऑफ नर्व्स हैं वो कैसी होती हैं? मोटर नर्व 3rd, 6th एंड 11th और 12th, ठीक है। 6, 3, 6, 11 एंड 12 जो ये नर्व्स हमारी हैं ये मोटर नर्व होती हैं। तो ये कितनी हैं? देखिए 1, 2, 3, 4। आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 4। क्लियर? प्लीज़ आप इन नर्व्स के नंबर्स को याद रखें। और इसके साथ साथ जो हमारे पास 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं, जैसे हमारी ऑल्फैक्टरी, एक्लूमेटर, फेशियल, हाइपोग्लोसल, एक्सेसरी, है ना, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, इन सभी के आपको एक सीक्वेंस से नाम याद होने चाहिए। सेंसरी नर्व का क्या काम होता है? जो सेंसरी नर्व हैं, देखिए जो हमारी सेंसरी नर्व होती हैं ये इम्पल्स को लेकर जाती हैं कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, CNS को। और CNS से रिस्पॉन्स को लेकर जो नर्व आती हैं इफेक्टर ऑर्गन तक, है ना, इफेक्टर ऑर्गन तक, उनको हम क्या कहते हैं? मोटर नर्व्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मोटर नर्व्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ट्री ऑफ लाइफ इज लोकेटेड इन। ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ कहते किसको हैं? पहले आप ये बताएंगे, है ना। जब आपको ये पता होगा ट्री ऑफ लाइफ किसे कहते हैं तभी आप करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। जो ट्री ऑफ लाइफ है दैट मीन्स हमारे ब्रेन का जो हाइंड ब्रेन है जिसमें सेरिबेलम प्रेजेंट होता है, सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम में जो ब्रेन टिश्यू हैं इनका कुछ हाईली कॉइल्ड ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। तो इसी को हम ट्री ऑफ लाइफ और या फिर और हम इसी को क्या कहते हैं? दैट इज़ आर्बर वाइटी ब्रेन। इसी को हम आर्बर वाइटी ब्रेन कह देते हैं। तो ये हमारे ब्रेन के हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट है और कहाँ पर प्रेजेंट है? सेरिबेलम में। तो जो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है इसको हम आर्बर वाइटी कहते हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्बर वाइटी, जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। आप हमें बताएंगे आर्बर वाइटी यूटेराइन किसे कहते हैं या ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ठीक है, आर्बर वाइटी यूटेराइन, ये आपके लिए क्वेश्चन है। प्लीज़ आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंड्यूसेस, हमारे पास कैसा है जो नर्वस सिस्टम है? देखिए एक बार नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम कैसा है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी दो पार्ट्स आते हैं, दैट इज़ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम ध्यान से समझेंगे। ये आपका, आप प्लीज़ अपनी कॉपी पर सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे बॉडी के सभी सिक्रीशंस को इनहिबिट करता है,
सिक्रीशन दैट मीन्स जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन, सलाइवा का सिक्रीशन एंड यूरिन का सिक्रेशन, मिल्क सिक्रीशन, ये जितने भी हमारी बॉडी के सिक्रीशन से उनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, इनहिबिट करता है। एक्सेप्ट, इसमें भी आपको एक्सेप्शन याद रखना है। एक्सेप्शन किसको, इजाकुलेशन, जो स्पर्म का इजाकुलेशन है ना, जो स्पर्म का इजाकुलेशन है इसको ये प्रमोट करता है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑल सिक्रीशन इज इनहिबिट एक्सेप्ट इजाकुलेशन। क्लियर। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है वो जस्ट इसके अपोजिट वर्क करता है ना। जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, जो ये हमारा पैरासिंथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो ये हमारा पैरासिंथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये हमारी बॉडी के सभी सिक्रीशंस को करवाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंड्यूसेस, तो यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवाएगा, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस नहीं करवाएगा, ये सिक्रीशन ऑफ सलाइवा ये भी नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस ये भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हार्ट बीट को इंड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेशियल एक्सप्रेशन। फेस के एक्सप्रेशन के लिए कौन सा ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, मिड ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, पॉन्स बेरुलाई या फिर सेरिबेलम आप जानते हैं जो फेशियल एक्सप्रेशन है ये मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ना। फेशियल एक्सप्रेशन की जो एक्टिविटी है या जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, मैमल्स में। तो फेशियल एक्सप्रेशन के लिए पॉन्स बेरुलाई रिस्पॉन्सिबल होता है, पॉन्स बेरुलाई। क्लियर। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो, साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स अकर्स इन, साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स है ना। इम्पल्स का जो साल्टेटरी कंडक्शन है ये कहाँ पर होता है, लीवर सेल्स में, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में, या फिर नन ऑफ दिस। तो साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज नर्व सेल्स, है ना, नर्व सेल्स। तो देखिए यहाँ पर आपका लीवर सेल्स तो नहीं होगा, है ना, जो लीवर सेल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, हिपैटोसाइट सेल्स, है ना, हिपैटोसाइट सेल्स। और हिपैटोसाइट सेल्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, यहीं पर यूरिया का भी फॉर्मेशन होता है ना। हिपैटोसाइटिक सेल्स में यूरिया का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम यूरिया साइकिल या क्रेब्स हेंसलीट साइकिल या फिर ऑर्निथीन साइकिल, इन सभी नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर नहीं होगा और नन ऑफ दिस भी यहाँ नहीं होगा, क्योंकि नर्व सेल्स के बारे में दिया गया है। तो इस तरीके से आप अपने कॉमन सेंस को यूज़ करेंगे। सो ए और बी, तो ए और डी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब बात करते हैं नर्व फाइबर्स की। तो नर्व फाइबर्स जो हैं ये दो तरीके के होते हैं। देखिए, नर्व फाइबर्स दो तरीके के हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, देखिए इस तरीके से कुछ, ये हमारा नर्व फाइबर्स है ना, और ये क्या है, ये इसका बॉडी है नर्व सेल का, जिसे हम साइटोन कह देते हैं। ये इसके डेंड्रॉन है और डेंड्रॉन्स पर भी छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं।
और नर्व सेल का ये एक्सॉन है, जो आप ये फिलामेंट देखते हैं ये एक्सॉन है, यहीं पर इम्पल्स का कंडक्शन होता है। जो नर्व का ये एक्सॉन है, नर्व एक्सॉन, ये माइलिन शीथ से कवर्ड होता है। यहाँ पर माइलिन शीथ से ये कवर्ड होता है। यहाँ पर कुछ स्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये स्वान सेल्स जो हैं ये माइलिन शीथ का प्रोडक्शन करती हैं, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, जो माइलिन शीथ है ये क्या है, ये स्फिंगोमाइलिन लिपिड है। माइलिन शीथ किसकी बनी हुई है, स्फिंगोमाइलिन लिपिड की। ठीक है, स्फिंगोमाइलिन लिपिड की बनी है। और जो नर्व सेल्स हैं या ये जो हमारी माइलिन शीथ है, इसका फॉर्मेशन कौन करता है, तो स्वान सेल्स करती हैं। यहीं पर एक्सॉन में स्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। इसके अलावा दो माइलिन शीथ के बीच में जो ये स्पेस होता है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम नोड ऑफ रनवियर कहते हैं। ठीक है, नोड ऑफ रनवियर। तो इतनी बातें तो आप सभी को पता है। जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं इनमें माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हमें न्यूरॉन को एक्सॉन देखने को मिलता है, इसमें माइलिन एब्सेंट होती है। जब एक्सॉन में माइलिन शीथ की कवरिंग होती है तो यहाँ पर जो इम्पल्स जनरेट होता है वो, उसमें इम्पल्स का कंडक्शन जो है वो फास्ट कंडक्शन होता है ना। यहाँ से जो इम्पल्स जनरेट होगा ये जंप करते हुए जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो माइलिन शीथ के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है इसे हम नोड ऑफ रनवियर कहते हैं। यहाँ इम्पल्स जनरेट नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ पर ये माइलिन शीथ होती है वहाँ होते हुए इम्पल्स कंडक्ट होता है। तो जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं इनमें इम्पल्स का कंडक्शन बहुत फास्ट होता है, इसलिए इसे कंडक्शंस को हम साल्टेटरी कंडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन। तो अब आप बताइए, यहाँ पर आपसे पूछा है कि साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स कहाँ पर होगा, तो हमारे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में होगा, है ना। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं उनमें हमें साल्टेटरी कंडक्शन देखने को मिलेगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉन्स कनेक्ट्स द, पॉन्स किसको कनेक्ट करता है, टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर, टू लोब्स ऑफ सेरिबेलम, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड विथ द ब्रेन, या फिर स्पाइनल कॉर्ड विथ द ब्रेन, बताइए। तो हम सभी लोग जानते हैं जो पॉन्स है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे हाइंड ब्रेन में। अगर यहाँ पर एक हम ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखिए, ये आपका सपोज करिए ब्रेन है ना। ब्रेन में ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये आपका हाइंड ब्रेन है। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन में दो सेरिबेलम लोब प्रेजेंट होते हैं, दो सेरिबेलम लोब, और इन्हीं दो सेरिबेलम लोब को पॉन्स कनेक्ट करता है। ठीक है, पॉन्स कनेक्ट करता है, और जो ये पॉन्स इन्हें कनेक्ट करता है ये इनको वेंट्रली कनेक्ट करता है। ठीक है, कैसा, वेंट्रली, यानी कि डॉर्सल पीछे की तरफ से नहीं आगे की तरफ से वेंट्रली इन्हें कनेक्ट करता है। क्लियर। तो ये दो लोब हो गए हमारे सेरिबेलम के, ये भी हमारा सेरिबेलम हो गया और ये भी हमारा सेरिबेलम हो गया। जो ये सेरिबेलम है इनमें एक लॉन्ग नर्व फाइबर प्रेजेंट होता है। क्या, लॉन्गेस्ट नर्व फाइबर, या आप कह सकते हैं नर्व सेल। आप मुझे बताइए इस नर्व सेल को हम क्या कहते हैं। क्लियर। सो आप बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर, नहीं, ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे हाइंड ब्रेन में, तो टू लोब्स ऑफ सेरिबेलम। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो हम इस लॉन्गेस्ट नर्व फाइबर को क्या कहते हैं, दैट इज, इसे हम पुरकिंजे सेल कहते हैं, पुरकिंजे सेल कहते हैं। अच्छा, आप बताना पुरकिंजे फाइबर कहाँ आपने देखा था, पुरकिंजे फाइबर के बारे में आपने कहाँ पर पढ़ा था, पुरकिंजे फाइबर। तो पुरकिंजे जो फाइबर्स हैं ये हमारे
हार्ट में जो वेंट्रिकल है वहाँ प्रेजेंट होते हैं ना, जहाँ पर इम्पल्स कंडक्शन में ये हेल्प करते हैं। यू आर गेट इट? आई होप यू आर अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी विजुअल एरिया इज लोकेटेड इन। जो प्राइमरी विजुअल एरिया है ये कहाँ प्रेजेंट है? टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, फ्रंटल लोब या फिर पेराइटल लोब। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो विजुअल एरिया है या जो विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑक्सीपिटल लोब। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हाइपोग्लोसल नर्व कंट्रोल्स द मूवमेंट्स ऑफ। हाइपोग्लोसल नर्व, आप बताएंगे कि जो आपकी हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व है ये किस नंबर पर आती है, और आपको क्या बताना है ये किसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ईयर, हार्ट, टंग या फिर लिम्स। तो अगर हम बात करें टंग की, है ना, अगर हम बात करें टंग की तो इससे हमारी 2 क्रेनियल नर्व अटैच होती हैं, है ना। 2 क्रेनियल नर्व टंग के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन सी? हाइपोग्लॉसल एंड ग्लासोफैरेंजियल नर्व। ग्लासोफैरेंजियल नर्व याद रखना। जो हाइपोग्लोसल नर्व है ये 12th नंबर की है ना, 12th नंबर की। और जो ग्लासोफैरेंजियल नर्व है ये हमारी 9th नंबर की है। तो 12th एंड 9th नंबर की क्रेनियल नर्व हमारे टंग मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द स्पेस बिटवीन एरेक्नॉयड एंड पायामेटर इज कॉल्ड। एरेक्नॉयड एंड पायामेटर के बीच कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है ये भी आप बताएंगे, है ना। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, और उनके बीच जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं? सुप्रा एरेक्नॉयड स्पेस, सब एरेक्नॉयड स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस या फिर मेनिंजिस। देखिए अगर हम बात करें क्रेनियल मेम्ब्रेन्स की तो क्रेनियल मेम्ब्रेन्स 3 होती हैं जिन्हें हम मेनिंजिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजिस। तो देखिए ये मेनिंजिस हमारी कौन कौन सी होती हैं। सपोज करिए ये हमारे हेड की, हेयर की स्किन्स है ना, और स्किन्स पर ये स्मॉल हेयर्स हैं, है ना। ये क्या है? स्मॉल हेयर्स हैं और ये क्या है? स्किन है। स्किन के नीचे क्या है? हमारी क्रेनियल बोन है ना। ये हमारी क्रेनियल बोन हो गई। देखिए ये हमारी क्रेनियल बोन हो गई, ठीक है। क्रेनियल बोन के बाद जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है या जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उससे हम डूरामेटर कहते हैं, ठीक है। तो जो ये डूरामेटर है ये क्रेनियल की रूट से बिल्कुल अटैच होती है, इस तरीके से सटी हुई होती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेस होता है और यहाँ पर फ्लूइड होता है। तो आप याद रखेंगे ये आउटर मोस्ट है और ये क्या है? आपकी डूरामेटर है। प्लीज़ आप सारी चीज़ें नोट करेंगे, ये आपकी डूरामेटर है। उसके बाद जो मिडिल है इसको हम क्या कहते हैं? एरेक्नॉयड मेटर। ये हमारी मिडिल है जिसे हम एरेक्नॉयड कहते हैं, एरेक्नॉयड। यहाँ पर भी स्पेस होता है और यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे इनर होती है जो कि हमारे ब्रेन के टिश्यू के साथ फ्यूज़ होती है, ठीक है। ये हमारे ब्रेन के टिश्यू के साथ फ्यूज़ होती है। तो इस इनर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? पायामेटर। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है तो इस वाले स्पेस को हम सब डूरल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सब डूरल स्पेस। एंड जो यहाँ पर एरेक्नॉयड मेटर और पायामेटर के बीच में जो स्पेस है इसको हम सब एरेक्नॉयड स्पेस कहते हैं।
सब एरेक्नॉयड स्पेस कहते हैं। ठीक है, इस सब एरेक्नॉयड स्पेस में जो फ्लूइड यहाँ पर भरा होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, अगर हमें अचानक से हमारे हेड में चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो ये वहाँ पर जो है फ्रैक्शन को मिनिमाइज़ करने में भी हेल्प करता है, ताकि हमारे जो ब्रेन टिश्यूज़ हैं उनको बहुत गहरी चोट ना लगे। इसके साथ साथ जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है, ये हमारे हेड को, हमारी क्रेनियल कैविटी को बायोंसी प्रोवाइड करता है, जिससे हमको पता ना चले कि हमारा हेड काफ़ी भारी है, हमको बोझ जैसा महसूस ना हो। तो जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है, ये इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, एरेक्नॉयड एंड पायामेटर के बीच में जो स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम सब एरेक्नॉयड स्पेस कहते हैं। क्लियर। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सब एरेक्नॉयड स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। नीचे कोड दिए गए हैं जिनको आपको करेक्ट चूज़ करना है। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करिए। देखिए, सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस एंड मिड ब्रेन, तो इनके फंक्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर आपको मैच करना है। ध्यान से समझेंगे। सेरिब्रम, सेरिब्रम का क्या फंक्शन है, या सेरिब्रम को और हम क्या कहते हैं, कंट्रोल्स द पिट्यूटरी, कंट्रोल्स विजन एंड हियरिंग, कंट्रोल्स द रेट ऑफ हार्ट बीट, सीट ऑफ इंटेलिजेंसी, सीट ऑफ इंटेलिजेंस, या फिर मेंटेन्स बॉडी पोस्चर, या फिर मेंटेन्स बॉडी पोस्चर। जो सेरिब्रम है ये हमारे ब्रेन का, ठीक है, ये हमारे ब्रेन का मोस्ट ऑफ पार्ट होता है, ठीक है, जो कि सेरिब्रम है ये हमारे फ्रंट ब्रेन में प्रेजेंट होता है, फोर ब्रेन में। सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन विच इज ऑक्यूपाई इज मोर देन 80% पार्ट ऑफ ब्रेन। ओके, तो ये हमारे ब्रेन का 80% पार्ट को यही ऑक्यूपाई करके रहता है, तो इसीलिए हम इसको और क्या कहते हैं, सीट ऑफ इंटेलिजेंस। सो करेक्ट, ए के साथ फोर्थ हो जाएगा। सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम जो है ये हमारी बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, ठीक है। एंड हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन्स हैं ना उनके सिक्रीशंस को ये कंट्रोल करता है। और मिड ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल्स विजन एंड हियरिंग, या फिर कंट्रोल्स द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो फिर यहाँ पर जो हमारा मिड ब्रेन है ये कंट्रोल्स विजन एंड हियरिंग, क्योंकि मिड ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, जो मिड ब्रेन में आ जाएंगे वो आपके ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब आ जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या करेक्ट हो जाएगा, ए फोर्थ है ना, ए फोर्थ और बी फिफ्थ, ए फोर्थ बी फिफ्थ सी वन डी टू। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। इनमें से कौन सा हमारे ब्रेन का पार्ट है, कार्पोरा एलाटा, कार्पोरा एडिपोसा, कार्पोरा कार्डियाका, या फिर कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, या फिर कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। तो आपको पता है कि जो हमारा दैट इज कार्पोरा एलाटा है ये हमें इंसेक्ट में देखने को मिलता है ना, ये इंसेक्ट्स के ब्रेन का पार्ट है। से बात करें अगर हम काकरोच की, तो काकरोच में जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो उसके लिए कार्पोरा एलाटा है जो ये कुछ सिक्रीशंस करता है इन हार्मोन्स का, ठीक है। तो ये हमारा जो है इंसेक्ट के ब्रेन का पार्ट है। कार्पोरा एडिपोसा, कार्पोरा कार्डियाका, ये आपके गलत है, ठीक है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना की अगर बात करें तो जो हमारा ब्रेन है इसके मिड ब्रेन में 4 ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होते हैं, 4 ऑप्टिक लोब,
ध्यान से समझेंगे। अभी जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, उसमें अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा मिड ब्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए था, हियरिंग एंड विज़न, है ना, हियरिंग एंड विज़न। लेकिन इससे पहले हमने आपको जब बताया फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, वहाँ भी हमने आपको बताया था कि विज़न के लिए हमारा ऑक्सीपिटल लोब रिस्पॉन्सिबल है ना, और हेयरिंग के लिए हमने बताया कि टेम्पोरल लोब रिस्पॉन्सिबल है। टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट होती है, वो रिस्पॉन्सिबल है। वहाँ से आप कंफ्यूज तो नहीं है। यहाँ पर बात थोड़ी अलग है। देखो, मिड ब्रेन में जो हमारे पास 4 ऑप्टिक लोब प्रेजेंट हैं, जिनमें से 2 सुपीरियर कैलिकुलाई होती हैं और 2 इंफीरियर कैलिकुलाई। 2 सुपीरियर कैलिकुलाई होती हैं और 2 इंफीरियर कैलिकुलाई होती हैं। जो 2 सुपीरियर कैलिकुलाई हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, या ये रिलेटेड होती हैं, रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ हेड, रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ हेड फॉर विजन ड्यू टू साउंड, है ना। कभी कोई हमें आवाज़ देता है ना, पीछे से आवाज़ दिया या कहीं से आवाज़ दिया, तो हम क्या करते हैं, अपना हेड रोटेट करके देखते हैं कि ये साउंड किस तरफ से आ रही है ना। तो साउंड की तरफ जब हम देखते हैं तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ 2 सुपीरियर कैलिकुलाई, ठीक है। एंड जो हमारे पास 2 इन्फीरियर कैलिकुलाई हैं, ये 2 इन्फीरियर कैलिकुलाई रिस्पॉन्सिबल हैं या रिलेटेड है, रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ हेड फॉर हियरिंग और ड्यू टू साउंड, है ना। हियरिंग, जैसे किस तरफ से साउंड आ रहा है, तो हम अपने हेड को रोटेट करते हैं उस साउंड को सुनने के लिए, है ना, करते हैं कि ये साउंड किस तरफ से आ रही है। तो उसके लिए हमारी ये दोनों इन्फीरियर कैलिकुलाई रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। आप लिख लेंगे यहाँ पर 2 सुपीरियर कैलिकुलाई रिस्पॉन्सिबल फॉर हेड रोटेशन ड्यू टू विज़न, है ना। जिधर से आवाज़ आ रही है उस तरफ अपना सर उठाकर देखना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये रिस्पॉन्सिबल है हियरिंग के लिए, है ना, अपने हेड को उठाकर आवाज़ को सुनना, किस तरफ से आवाज़ आ रही है। क्लियर। तो इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहते हैं, ठीक है। इन दोनों ही जो हमारे पास 2 सुपीरियर कैलिकुलाई और 2 इन्फीरियर कैलिकुलाई हैं, इन्हें कॉमनली हम ऑप्टिक लोब कह देते हैं। और जो ये 4 ऑप्टिक लोब हैं ये हमारे मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप अगर रिलेट कर पाए होंगे फ्रंटल लोब एरिया और यहाँ पर जो आपको रोटेशन के रिकॉर्डिंग हमने बताया हियरिंग और विज़न, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक सेंटर्स आर लोकेटेड इन। आपको पता है रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी या रिदमिक सेंटर्स की, तो देखिए रेस्पिरेटरी रिदम यानी कि जो हमारा हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, मेडुला ऑब्लांगाटा, पॉन्स एंड सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लांगाटा में 2 सेंटर प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर, है ना, रेस्पिरेटरी रिदम या रेस्पिरेटरी सेंटर, और कार्डियक सेंटर, ठीक है, और कार्डियक सेंटर। जो पॉन्स हमारा है, पॉन्स में एपन्यूस्टिक सेंटर और ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक सेंटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर एयर की जो क्वालिटी है उसको चेक करता है, उसमें जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन सभी का परसेंटेज कितना है, एयर जो है वो स्वच्छ है या नहीं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। एंड जो एपन्यूस्टिक सेंटर है, ये एयर में ऑक्सीजन की कितनी प्रेजेंस है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, इसको चेक करता है, ठीक है। और जो मेडुला ऑब्लांगाटा में है, ये आपके रेस्पिरेटरी और कार्डियक सेंटर प्रेजेंट होते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक सेंटर, तो आप बता देंगे
मेड्यूला ऑब्लांगाटा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। चलिए, अभी हमने आपको बताया था, देखिए प्लीज़ आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मुझे नहीं पता है आपने कितना डीप स्टडी किया है, बट मैं थोड़ा सा डीप क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, इसलिए ताकि आपसे कितने भी डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, हर फील्ड में बहुत कंपटीशन है, इसलिए हम से जितना मुझे सही लगता उतना मैं डिटेल में करा रही हूँ, है ना। और यहाँ की तो आपको जानकारी अच्छे से होना ही होना चाहिए, है ना। तो अभी हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारा सेरिबेल्लम है हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट है, 2 लोब होते हैं सेरिबेल्लम के, है ना, जो 2 लोब्स हैं इनको कौन ज्वाइंट कर रहा था, दैट इज़ पॉन्स, है ना। ये हमारे सेरिबेल्लम लोब थे और इन्हें पॉन्स वेंट्रली कनेक्ट कर रहा था। तो यहीं पर जो है ये हमारा जो पॉन्स है जो यहाँ पे वेंट्रली कनेक्ट कर रहा है, यहीं पर 2 सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एपन्यूस्टिक और न्यूस्टिक सेंटर कहते हैं, या न्यूमोटॉक्सिक। चलिए, आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेनिंजेस फ्रॉम इनर टू आउटर साइड। तो अभी हमने आपको मेनिंजेस के बारे में बताया कि जो आउटर होती है इससे हम डूरामेटर कहते हैं, जो हमारी मिडिल में होती है इसे हम एरेक्नॉइड कहते हैं, एरेक्नॉइड मेटर, और जो सबसे इनर में होती है ना, जो सबसे इनर की तरफ होती है हमारे ब्रेन के टिश्यू से धसी रहती है, इसको हम पाया मेटर कहते हैं। तो आप करेक्ट कर लेंगे DAP। देखिए, डूरामेटर, एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन एंड पायामेटर। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ ईयर इज। ईयर का बैलेंसिंग ऑर्गन क्या है, लेजेना एंड सैक्यूल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड यूट्रिकल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ओटोलिथ, या फिर ओटोलिथ एंड लेगेना, या फिर लेजेना, बताइए। तो हमारे ईयर का बैलेंसिंग ऑर्गन क्या है, आप सभी जानते हैं, जो इंटरनल ईयर है ना, हम इंटरनल ईयर यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा मिडिल ईयर हो गया, है ना, ये हमारी स्टेशियन ट्यूब है, और मिडिल ईयर में यहाँ पर ये टिम्पेनम है, और मिडिल ईयर में 3 ऑसिकल बोन्स हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। जो हमारी मेलियस बोन है ये टिम्पेनम से अटैच होती है, और जो स्टेपिस है ये हमारे जो फेनेस्ट्रा ओवेलिस है इससे अटैच होता है ना। तो ये हमारा फेनेस्ट्रा ओवेलिस है, और यहाँ पर एक होता है इसे हम फेनेस्ट्रा रोटेंडस कहते हैं। यहीं से हमारा इंटरनल ईयर कनेक्ट होता है जिसे हम कॉकलिया कहते हैं, है ना। तो ये हमारा कॉकलियर ऑपरेटस हो गया, और कॉकलियर ऑपरेटस से ही मॉडिफाइड होता है क्या, वेस्टिब्यूलर ऑर्गन। तो ये हमारा वेस्टिब्यूलर ऑर्गन्स हो गया, है ना, ये वेस्टिब्यूलर्स। वेस्टिब्यूलर्स में भी आप देख रहे हैं 2 पार्ट्स हैं, इसे हम सैक्यूल्स कहते हैं, सैक्यूल्स, और इसे हम यूट्रिकल्स कहते हैं, यूट्रिकल्स। जो सैक्यूल्स है यहाँ पर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, क्या, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, जो कि केवल मैमल्स में प्रेजेंट होती है ना। अगर फिशेस और एम्फिशियस की बात करें तो फिशेस में 1 सेमी सर्कुलर कैनाल ईच ईयर, और एम्फीबियंस में 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स इन ईच ईयर। चलिए, तो बैलेंसिंग ऑर्गन कौन है हमारा, दैट इज़ इंटरनल ईयर। ये हमारा इंटरनल ईयर है, और ये हमारा मिडिल ईयर है, ठीक है, ये हमारा मिडिल ईयर है। तो जो कॉकलिया ऑपरेटस है ना, इसे हम क्वालिटी ऑफ हियरिंग भी कहते हैं, है ना, क्वालिटी ऑफ हियरिंग। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ओटोलिथ, या फिर सेमी सर्कुलर कैनाल एंड यूट्रिकल्स। तो जो आपका सेमी सर्कुलर कैनाल से यहाँ पर एक ये ओपनिंग होती है जिसे हम एम्पुलेरिस कहते हैं, और यहीं पर, और ये हमारा यूट्रिकल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कैल्शियम ऑक्सीलेट्स के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीलेट्स के यहाँ पर क्रिस्टल्स होते हैं, जो कि
हियर जो कि हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं इन्हीं को हम ओटोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओटोलिथ। ठीक है, तो जो हमारा वेस्टिब्यूलर ऑपरेटस है ये हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन है, लेकिन जो हमारा कॉक्लिया ऑपरेटस है, कॉक्लिया ऑपरेटस हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हियरिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे बैलेंसिंग ऑर्गन पूछा है तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ओटोलिथ। प्लीज बी अटेंटिव। ओटोलिथ सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ओटोलिथ होगा। यहाँ पर आपका यूट्रिकल्स नहीं है। ठीक है, यूट्रिकल्स एक्चुअल में वेस्टिबुलर का ही पार्ट यूट्रिकल्स है, लेकिन बैलेंसिंग ऑर्गन के लिए ओटोलिथ जो भी हमने बताया क्रिस्टल्स जो डिपॉजिट होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिप्रेशन इन द रेटिना ऑफ आई व्हिच लोडेस ओनली द कोन्स इज कॉल्ड। रेटिना की जो डिप्रेशन है ना, चलिए अच्छे से एक बार डायग्राम बना देते हैं, देख लियो। सबसे बाहर की तरफ है ना, ये क्या है? स्क्लेरा। उसके बाद ये हमारी कोरॉइड है, कोरॉइड के बाद क्या आती है? ये हमारी रेटिना है। तो रेटिना में यहाँ पर एक डिप्रेशन होता है, इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट, फोबिया सेंट्रालिस, फेनेस्ट्रा रोटेंडस या फिर रेड न्यूक्लियाई, या फिर रेड न्यूक्लियाई। तो देखिए जो ये डिप्रेशंस होती है रेटिना की, यहाँ पर कोन सेल्स ज़्यादा होती हैं। ठीक है, यहाँ पर कोन सेल्स कंपेयर टू रॉड सेल्स ज़्यादा होती हैं। तो हम इस डिप्रेशन को फोबिया सेंट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसे हम फोबिया सेंट्रेलिस या और इसे हम और क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे आप। इसे और हम क्या कहते हैं? येलो स्पॉट। येलो स्पॉट इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कौन सी सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। और फोबिया सेंट्रालिस जो है ये शार्पनेस्ट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, शार्पनेस्ट विजन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द सीलरी मसल, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, कॉर्निया या फिर आइरिस मसल, या फिर आइरिस मसल। जो हमारी आई में प्यूपिल्स प्रेजेंट है ना, प्यूपिल्स जो है ये प्यूपिल्स को कौन सी मसल इसके साइज को कंट्रोल करती हैं? तो इसके लिए हमारी आइरिस मसल रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो आइरिस मसल्स हैं, ठीक है, ये सर्कुलर और इसके साथ साथ लॉन्गिट्यूडिनल भी होती हैं। आप याद रखना, जो आइरिस मसल हैं ये सर्कुलर एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। ठीक है, जो कि हमारे प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्यूपिल डायलेशन के लिए हम एट्रोपिन को यूज़ करते हैं, एट्रोपिन। ठीक है, याद रखना। जो प्यूपिल का साइज़ इंक्रीज़ करना होता है, जब हमारे जो आई डॉक्टर्स होते हैं वो जो हमारी आई का चेकअप करते हैं तो प्यूपिल के डायलेशन के लिए सबसे फर्स्ट टाइम हमारी आई में एट्रोपिन ड्रॉप्स डालते हैं, है ना, एट्रोपिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लूइड फिल्ड इन द स्पेस बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया इज टर्म्ड। हमारी आई में क्या प्रेजेंट है? लेंस और कॉर्निया, है ना। जो लेंस और कॉर्निया है, देखिए ये हमारी सपोज करिए आई है, ठीक है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्क्लेरा है ये आपका, ये कोरॉइड है, ये आपकी रेटिना है। जो स्क्लेरा है यही आगे चलकर कॉर्निया बना लेता है ना। जो कोरॉइड है ये सीलरी जो हमारी जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, है ना, सस्पेंसरी लिगामेंट से यहाँ पर लेंस अटैच होता है, इस तरीके से लेंस। इसके बाद ये हमारी रेटिना प्रेजेंट है ना, इस तरीके से रेटिना। जो ये कॉर्निया है और ये हमारा लेंस है ना, इसके बीच में यहाँ पर जो फ्लूइड होता है इसको हम एक्वस
एक्वस ह्यूमर कहते हैं। कॉर्निया में कुछ कैनाल ऑफ स्लेम्स प्रेजेंट होती हैं, कैनाल ऑफ स्लेम्स प्रेजेंट होती हैं जो एक्वस ह्यूमर का सिक्रीशन करती हैं। इसके अलावा जो लेंस और रेटिना हमारी है, ध्यान से सुनना, जो हमारी लेंस और रेटिना है इसके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, विट्रस फ्लूइड। ये विट्रस फ्लूइड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनता है। ये विट्रस फ्लूइड जो है या जो ये विट्रस ह्यूमर है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही बनता है और फिर ये होल लाइफ में रिप्लेस नहीं होता है, यानी कि ये दोबारा नहीं बनता है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया, लेंस और कॉर्निया के बीच जो फ्लूइड है उसे हम क्या कह रहे हैं, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछा जाए एक्वस ह्यूमर को बनाता कौन है, तो अभी आपने हमको बताया कि जो आपकी कॉर्निया की कैनाल ऑफ स्लेम सेल्स हैं, कैनाल ऑफ स्लेम सेल्स, यही इसका सिक्रीशन करती हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एच शेप्ड ग्रे मैटर। एच शेप्ड ग्रे मैटर हमें कहाँ देखने को मिलता है, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगाटा, सेरिबेलम या फिर स्पाइनल कॉर्ड, या फिर स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर एक हम स्पाइनल कॉर्ड का टीएस ले लें, है ना, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का टीएस ले लें तो जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से एच शेप्ड, एक सेकेंड, स्पाइनल कॉर्ड में हमारी इस तरीके से एच शेप्ड जो है ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, ग्रे मैटर। ठीक है, और ये ग्रे मैटर कहाँ है, इनसाइड है, इनसाइड है, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड का इनसाइड वाला पार्ट होता है यहाँ पर एक्सॉन्स ज़्यादा होते हैं और जो नर्व सेल की बॉडी होती है ये बाहर की तरफ होती है। ठीक है, ये बाहर की तरफ होती है, तो जो एक्सॉन्स हैं ये अंदर की तरफ होते हैं, ये अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सॉन्स की प्रेजेंस ज़्यादा होती है, इसलिए जो यहाँ का मैटर होता है वो हमें ग्रे कलर का दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे ग्रे मैटर कहते हैं। जबकि अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ वाइट मैटर प्रेजेंट होता है, यानी कि ब्रेन में अंदर की तरफ न्यूरॉन की साइटोन बॉडी प्रेजेंट होती है और जो न्यूरॉन का एक्सान पार्ट होता है वो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो कभी अगर आपसे ब्रेन में पूछे तो ब्रेन में इनसाइड वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्रेन के इनसाइड वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। तो आपको पता चल गया यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, एच शेप्ड ग्रे मैटर कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट देखिए, इन अ ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इज। ह्यूमन बीइंग्स में स्पाइनल नर्व कितनी होती हैं, 31 पेयर, 52 पेयर, 12 पेयर या फिर 36 पेयर, या फिर 36 पेयर। तो ह्यूमन में जो स्पाइनल नर्व होती हैं, ठीक है, हम स्पाइनल नर्व की बात कर रहे हैं, स्पाइनल नर्व 31 होती हैं, जबकि अगर हम क्रेनियल नर्व की बात करें तो ये 12 पेयर होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स इज प्रेजेंट इन रोडोप्सिन। रोडोप्सिन प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ जो हमारी रॉड सेल्स हैं, है ना, रॉड सेल्स हैं, ये किससे बनी हुई हैं, रोडोप्सिन से, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। तो रोडोप्सिन में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, कौन सी विटामिन प्रेजेंट है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर यहाँ आप कर लीजिए विटामिन ई, है ना, विटामिन ई। तो हम सभी जानते हैं हमारी आई से रिलेटेड विटामिन कौन सी है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाए तो इसे हमें जो है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जीरोप्थेल्मिया हो जाती है, ये सारे आई के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन ए का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या है, दैट इज़ रेटिनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,